हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, देखिए ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो आपके डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है, वो लोग आपका ना इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ देते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। इसको पब्लिश कौन करता है। अब ना उन्होंने कुछ अपडेशंस दी हैं इसमें, जैसे कि इसका बेस ईयर भी आपका बदल के 2011-12 से अब 2022-23 कर दिया गया है। तो बेस ईयर देखो, इस साल आपका मोस्टली हर आपकी सीरीज़ का चेंज किया गया है ना, सीपीआई का, डब्ल्यूपीआई का, इसलिए क्योंकि बहुत पुराने चल रहे थे। 10 साल देखो, मतलब पिछला डिकेड ही हो चुका था, 10 साल से भी ऊपर हो चुका था। तो अब उसको करंट सिनेरियो में कि बेस ईयर एक्चुअली में कंपेरेबल रिजल्ट्स हों, तो आपके किए जा रहे हैं अपडेट। चलिए अब इसमें क्या क्या और चेंजेस हुए हैं। आयरन और को भी इंक्लूड किया गया एज अ कोर इंडस्ट्री, ठीक है। अब भी जो इसमें सेक्टर्स हैं, पहले आपके 8 होते थे, अब आपके 9 हो गए हैं। और जो आपके 100% वेटेज आती थी ना इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ की, अब वो वेट्स आपके यहाँ गिवन है। और लेकिन अभी भी ये बात याद रखना है कि आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तो इसका वेटेज उतना ही रहेगा। ये जो आयरन है, इसको सिर्फ आपकी 8 की जगह 9 कोर इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, ठीक है। तो वेट एक बार आप सबके देख लीजिएगा। एंड इसके साथ साथ आपके जून 2026 का देख लेते हैं, अब जो सीरीज़ नई निकाली है उसके हिसाब से। कोर जो पूरा सेक्टर है आपका 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है इन जून 2026। एंड Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 जो आपका पूरा अप्रैल टू जून का टाइम है, उसमें आपका ये रहा है इंडेक्स 3.6%। टॉप परफॉर्मर आपके आयरन ओर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है 43.9%, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन सीमेंट, स्टील एंड कोल। और इसके साथ साथ कुछ सेक्टर्स बाकी जो हैं उनमें ग्रोथ आपकी कम हुई है, नेगेटिव हुई है, मतलब प्रोडक्शन कम रही। वो है नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स। चलिए नेक्स्ट है ICRA जो है इंडिया की रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.4 से 6.6% के बीच में रहेगा फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27। तो देखो इससे पहले जो आपका पिछला क्वार्टर गया था ना आपका फाइनेंशियल ईयर 26 का, यानी कि आपका जैन टू मार्च रहा था, ठीक है, उसमें 7.8% था। तो उससे तो अब ये नीचे आ गया है, और हमें पता ही है क्या इसका रीज़न है। आपका ग्लोबल एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, है ना, सप्लाई चेन में जो इश्यूज चल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, तो इस वजह से उन्होंने ये डाउन किया है। देन आपके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आपकी जून 2026 में फिर भी थोड़ी बेटर हुई है, 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है। और इसके साथ साथ आपका 40% रेनफॉल डेफिसिट है इन जून, which was temporarily extended the period available for construction and mining activities। क्योंकि देखो रेनफॉल कम हुई, उस वजह से आपका कंस्ट्रक्शन और माइनिंग भी बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं वो आपका ग्रोथ दे गया, है ना। एंड देन आपका US ईरान सीज फायर भी हुआ, उससे स्टेबिलिटी थोड़े टाइम के लिए आई, हालांकि अब उसमें फिर से आप जानते हैं कि क्या चल रहा है। इन चीज़ों की वजह से फिर भी थोड़ा हमने देखा है कि जून में आपकी एक्टिविटीज़ बेटर हुई थी। एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर हम बात करें, 5% हमने देखा कि अभी पिछली आपकी स्लाइड में कोर इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ है। इंडिया का जो IIP है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है ICRA कि 5 to 6% से ग्रो करेगा फॉर जून 2026। चलिए नेक्स्ट है, RBI ने अप्रूवल दे दिया है किसको, एरियन ग्रुप को। क्यों कि उन्होंने ना प्रपोजल दिया है कि वो 936 करोड़ रुपीज़ में एक्वायर करेंगे AVM इंडिया हाउसिंग फाइनेंस को। तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ना, ये बिल्कुल बैंकरप्ट जा चुकी थी, ये चले गए थे आपके NCLT के द्वार, ठीक है। इन्होंने कहा था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC के अंतर्गत हम तो भाई बैंकरप्ट हैं, हमारा देख लो आपने क्या करना है, ठीक है। तो आपकी पूरी ना रेजोल्यूशन प्रोसेस इन पे शुरू हुई, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस Feb 2025 से चल रही है। अब उसके बाद आपके ना बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो रेजोल्यूशन प्लान देती हैं। एरियन ने 936 करोड़ रुपए में कहा है कि लेंडर्स को हमें पेमेंट देंगे, ठीक है, और 65% उनके टोटल ड्यूज़ का देंगे लेंडर्स को। अब चलो इसके साथ साथ ना यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी दिया था, पर फिर भी एरियन को ही चुना, क्योंकि देखो इसमें आपको याद होगा ना, हमने जब भी IBC किया है कि आपके ना जो भी लेंडर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो वोटिंग करते हैं, तो ज़्यादा जो वोट है वो एरियन को मिला। क्यों? क्योंकि उनका प्लान उन्हें रिलायबल और सिंपल लगा।
एंड अब ये प्लान क्योंकि पास कर दिया है आपकी जो लेंडर्स के ग्रुप है उन्होंने, सो अब क्या होगा, अब आपका ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT जाएगा फॉर फाइनल लीगल अप्रूवल। नेक्स्ट है इंडियाज़ आउटवर्ड FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमारी कंपनीज बाहर अपनी कोई भी यूनिट लगाती है ना, वो होगी ना, वो ड्रॉप हुई है जून 2026 में नियरली 50%। तो RBI का ये डेटा है और बहुत शार्प इसमें ड्रॉप देखा गया है। $3 बिलियन रही है ये जून 2026 में। एंड यही अगर मैं पिछले साल की जून की बात करूँ तो $5.74 बिलियन थी, और इसी साल पिछले महीने की, हम मई की बात करें जून से, तो $4.5 बिलियन थी। और इसमें क्या है कि आपके कौन कौन सी कैटेगरीज, तो सारी कैटेगरीज में ना डाउन आया, चाहे इक्विटी की बात करें, डेट की बात करें, चाहे गारंटीज की बात करें। चलिए कौन कौन सी कंपनी है जिनका इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट रहा है इस मंथ में। ONGC विदेश रोवुमा लिमिटेड ने $40 मिलियन का किया है मोजाम्बिक में अपने जॉइंट वेंचर में। GFCL EV प्रोडक्ट्स ने किया और लेंसकार्ट ने किया। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ। क्यों? वो एक PNB क्वांटम फाइनेंस हब बनाएंगे एट दी अमरावती क्वांटम वैली इन आंध्र प्रदेश। तो ये फर्स्ट ऑफ काइंड है कि कोई भी बैंक है इंडिया में वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ऐसी कोई फैसिलिटी लगाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ ये जो हब होगा ना, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, इस सब को यूज़ करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग सॉल्यूशंस लेकर आए। चलिए PNB के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1894 में बना था, मतलब आप समझ रहे हो इंडिपेंडेंस से पहले का बैंक है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। MD और CEO इसके भी अशोक चंद्रा जी हैं। नेक्स्ट है मार्केट रेगुलेटर सेबी जो है, उन्होंने अभी अप्रूवल दिया है कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजर्स को कि वो अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस भी अब लॉन्च कर सकते हैं। इससे पहले क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इस बिजनेस में ये कंपनी थी। ठीक है, तो अब वो अपना म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्च करेंगे। और ये जो आपकी कार्नेलियन है, ये 2019 में फाउंड हुई थी बाय विकास खेमानी, मनोज बाहेती एंड स्वाति खेमानी। ठीक है, और ये फर्म आज अभी आपके 18,300 करोड़ के एसेट्स ऑलरेडी मैनेज करती है। चलिए नेक्स्ट है बिजनेस पेमेंट प्लेटफॉर्म एनकैश जो है, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट UPI लिंक मील बेनिफिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये फर्स्ट होता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई भी मील अलाउंसेस मिलते हैं कंपनी के थ्रू, तो वो उसे यूज़ कर सकते हैं टैक्स फ्री डायरेक्टली वाया UPI। सो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको वो डायरेक्टली अपने मील वॉलेट में से पे कर सकते हैं बाय स्कैनिंग एनी एलिजिबल मर्चेंट UPI QR कोड। एंड इसमें क्या है, आपके 200 रुपीज़ पर मील तक के अलाउंसेस कवर रहेंगे और कम से कम 1,05,600 एनुअली टैक्सेस में बचा सकते हैं एम्प्लॉयज़। एनकैश जो है आपका 2018 में फाउंड हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। एंड इसमें पेमेंट एग्रीगेटर PPI और भारत कनेक्ट सारे इसको लाइसेंसेस RBI से मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है एबिक्स कैश वर्ल्ड मनी लिमिटेड जो है, इंडिया का फर्स्ट ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटी बन गई है, जिसे RBI का ऑथराइजेशन मिल गया फॉर प्रोसेसिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड फैमिली मेंटेनेंस मनी ट्रांसफर्स अ सेक्टर जो पहले सिर्फ बैंक्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, अब आपके ऑथराइज डीलर्स को भी दिया जाने लग गया है। एंड इसमें क्या क्या है, उनको क्या क्या वो सर्विसेज दे सकते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड रेमिटेंस सर्विसेज दे सकते हैं अप टू 25 लाख रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन। फैमिली मेंटेनेंस का कोई भी मनी ट्रांसफ़र करना है अब्रॉड में अंडर योर फैमिली गाइडलाइंस वो अलाउड है। देन वो नॉस्ट्रो अकाउंट्स भी ओपन और मेंटेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है, उन्होंने अभी आपका डेटा शेयर किया है रिगार्डिंग योर PLI स्कीम। तो देखो आपको पता है कि सेशन में है आपकी पार्लियामेंट, तो वहाँ पर वो लोकसभा में उन्होंने शेयर किया है कि PLI स्कीम जो आपकी ऑटो आपके इस सेक्टर के लिए है ना, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें कौन कौन से स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर नंबर 1 पे आपका महाराष्ट्र, वहाँ पे 66 यूनिट्स स्कीम के अंतर्गत लगाई जा चुकी हैं। तमिलनाडु नंबर 2 पे है। देन हरियाणा एंड कर्नाटका दोनों आपके नंबर 3 पे हैं विद 35 यूनिट्स ईच। टोटल स्कीम में 225 यूनिट सेटअप हो चुकी हैं इंडिया में। और देखो ये जो PLI ऑटो स्कीम है आपको पता ही है कि PLI के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, हम स्पेसिफिक ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं। सितंबर 2021 में लॉन्च किया था और बजट है टोटल 25,938 करोड़ रुपीज़ का।
नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णो जी ने अभी पायलट फेज लॉन्च किया है ऑफ जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। ये एक नेशन वाइड आपका चैलेंज रहेगा टू फाइंड एंड सपोर्ट लोकल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स इन द ग्रोइंग क्रिएटर इकोनॉमी। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है उन्हें स्पेशल रिकॉग्निशन मिल गया है। AB ड्यूल जो आपका प्रोवाइड करता है इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है किसको, टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो देखो अब क्या होता है, जब भी उनको मिल जाती है ना ये रिकॉग्निशन, तो ये आपका जो इंस्टीट्यूट है ये अब अपनी तरफ से सर्टिफाई दे सकता है, अवार्ड कर सकता है डिग्री, मतलब इनकी क्वालिफिकेशन को ना मान्यता मिल जाती है। ठीक है, चलिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको इन्होंने बेंगलुरु में लॉन्च किया है, बिल्कुल नई एक काउंसिल है जो लॉन्च की है। एंड आपका जो ये एसोसिएशन है ये 2004 में बनाई गई थी, मुंबई में बेस्ड है और करंटली इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर सुबो रे जी हैं। नेक्स्ट है कॉटन इंडियाज़ वाइट गोल्ड, क्योंकि बहुत अच्छा हमारा इसमें रहा है परफॉर्मेंस अगर कॉटन की हम बात करें। इसमें क्या है, आपके 6 मिलियन फार्मर्स आपके कॉटन कल्टीवेशन में ऑलरेडी हैं जो काम कर रहे हैं, एंड 40 to 50 मिलियन पीपल हैं इसकी प्रोसेसिंग ट्रेड में, डिफरेंट टेक्सटाइल रिलेटेड काम में। चलिए ग्लोबल रैंकिंग्स में देख लेते हैं इंडिया का क्या रैंकिंग है। अगर हम लैंड एरिया की बात करें कि कॉटन के अंतर्गत कितनी फार्मिंग इंडिया में की जाती है, तो उसमें हम नंबर 1 है वर्ल्ड में। एंड देन प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करें तो हम नंबर 2 हैं, बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ कॉटन। देन ग्लोबल शेयर की बात करें तो रफली 19% ऑफ वर्ल्ड जो है कॉटन हम बनाते हैं। चलिए प्रोडक्शन जो है आपकी 290.91 लाख बेल्स रही है 25-26 में, और कंजम्पशन रही है 328 लाख बेल्स, मतलब हम लोग प्रोडक्शन से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। देन एक्सपोर्ट एंड बायर्स देख लेते हैं हमारे कौन है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है इंडिया ने 18 लाख बेल्स जो हैं एक्सपोर्ट की हैं, यानी कि टोटल ग्लोबल कॉटन ट्रेड का 3.37%, तो काफ़ी कम है। यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली बढ़ सकते हैं। और चलिए टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हमारी कौन सी रही हैं। USA, देन बांग्लादेश, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम एंड UAE। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ जांजीबार हुसैन अली मिविनी, उन्होंने अभी विजिट किया है इंडिया को, ठीक है, विद फर्स्ट लेडी मरियम मिविनी एंड हाई लेवल डेलीगेशन। तो ये जांजीबार क्या है आपका इंडियन ओशन में एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, बहुत सुंदर है। एंड ये आए तो उन्होंने देखो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ टॉक्स हुए, इनके ट्रेड टूरिज्म में, टेक्नोलॉजी में, इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से भी ये मिले। इसके साथ साथ इन्होंने IIT मद्रास जांजीबार कैंपस जो है उसकी भी आपका मास्टर प्लान अनवील किया। 200 एकड़ कैंपस बनाया जाएगा फुम्बा पेनिनसुला में, जांजीबार में, और ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल IIT कैंपस होगा, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है और IIT दिल्ली की इनोवेशन आर्म है FITT, उन्होंने उन्नति AI 2.0 उन्नति से प्रगति, ये सेकंड फेज़ है ऑफ जॉइंट CSR इनिशिएटिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड IIT दिल्ली, जो उन्होंने लॉन्च कर दिया है एट बिल्डिंग इंडियाज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट पूल। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके AI टूल्स बनाए जाते हैं, समझ गए ना, सब AI पे होगा, ताकि क्या हो कि बच्चों को ट्रेन किया जा सके, ताकि डेवलपर्स, रिसर्चर्स, इन सबको मदद की जा सके। एंड फेज़ 2 में अब क्या होगा, ये अब स्टार्टअप्स जो करना चाहते थे बच्चे उनको तो सपोर्ट करते ही थे, अब उससे आगे ये AI में ट्रेनिंग, मेंटरशिप, वर्क स्पेस इंक्यूबेशन, रियल वर्ल्ड पायलट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी, इन सब पर भी काम करेंगे। तो फेज़ 1 इसका अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसमें ऑलरेडी 10 AI स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया गया और ओवर 1000 डेवलपर्स को ट्रेन किया गया और 200+ जॉब्स क्रिएट की गई, और आपका स्टार्टअप पोर्टफोलियो ऑफ 1690 करोड़ बन चुका है। अब ये सेकेंड फेज़ लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है आपकी चंडीगढ़ में। तो आपको पता है ये देखो इस साल सारी इंडिया में हो रही है, तो लोकेशन ना एक टेबल बना लो, याद कर लेना, ठीक है। चलो थीम था इसका बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें आपका आउटकम क्या आया है, हेल्थ मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन पास हुई है।
इसके साथ साथ ब्रिक्स गुड प्रैक्टिसेस वाइट पेपर और ब्रिक्स कंपेडियम ऑन डिजिटल हेल्थ आर्किटेक्चर भी लॉन्च हुआ है। ब्रिक्स मिशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल भी लॉन्च किया गया है। ये 26 से 29 के लिए एक पूरा रोड मैप रहेगा। देन ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेंटल वेलनेस भी लॉन्च एस्टैब्लिश किया गया है। देन एक आपका एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप भी सेटअप करने की बात की गई है, फोकस ऑन ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। फाइनली एक सब वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा टू बिल्ड एन इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर प्रिडिक्टिंग एंड मैनेजिंग मास इन्फेक्शियस डिसीज आउटब्रेक्स। चलिए नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के सांगमा जी जो हैं, इन्होंने जॉइंटली आपका मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया है मेघालय के लाकाडोंग टर्मरिक के लिए। 5 साल का प्रोजेक्ट रहेगा, 25 से 30 तक के लिए। मेघालय का फेमस जीआई टैग्ड है लाकाडोंग टर्मरिक, उसके लिए है, बजट है इसका 175.45 करोड़ रुपीज़। 50% फंड जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर जो हम बोलते हैं वो देगी। बाकी 50% मेघालय स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देगी। ये जो आपका टर्मरिक है ना, ये आपका वेस्ट एंड ईस्ट जयंतिया हिल्स है मेघालय के, वहाँ पर मेनली उगाया जाता है और अभी आपका 10,000 मीट्रिक टन्स हर साल उगाया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटली इंडिया भाषिनी डिवीजन और गोवा गवर्नमेंट ने एक वर्कशॉप अभी आपकी की थी ऑर्गेनाइज, भाषिनी राज्यम पनाजी गोवा में। इसका गोल क्या था, इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पब्लिक सर्विसेज में यूज़ करने के लिए था ये, और स्पेशल फोकस कॉन्करिंग लैंग्वेज पे था। इसके साथ साथ देखिए भाषिनी ऐप मित्रा, भाषिनी प्रवक्ता, ये टूल्स भी आपके इस पे दिखाए गए जहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच, रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन। भाषिनी की देखो बहुत ऐप्स हैं। भाषिनी आपका 2022 में लॉन्च किया गया था, इंडिया का नेशनल एआई ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें आपके 800+ गवर्नमेंट वेबसाइट्स को ये सपोर्ट करता है। आपके पूरे ट्रांसलेशन, आपका टेक्स्ट टू वॉइस, ठीक है, सब कुछ रियल टाइम में इसमें हो जाता है। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर जो है वो अपना एक न्यू रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं, इकोजेन, इनोवेटिव एंड इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन टू एडवांस क्लियर एनर्जी टेक अंडर उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट जो है इसे यूपी गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया और यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो इसे फंड करेगी। तो इनको पूरा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे, उसकी कॉस्टिंग कम करने पे और उसको और सस्टेनेबल बनाने पे काम करेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पानी से ना हाइड्रोजन, हमें पता है H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और आपके हाइड्रोजन को उसमें से लेकर एज फ्यूल यूज़ किया जाता है। इसका 0 कार्बन एमिशन होता है। नेक्स्ट है पारस सेमीकंडक्टर्स जो है, उन्होंने MOU साइन किया विद मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू एस्टैब्लिश अ न्यू सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। तो ये 6200 करोड़ की लागत से वो इसे बनाएंगे। कहाँ, उज्जैन इंदौर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में। और ये ग्रीन फील्ड ऑफसेट फैसिलिटी, मतलब बिल्कुल वो इसको नए सिरे से बनाएंगे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड जो है, उन्होंने MOU साइन किया विद UAE फूड क्लस्टर टू बिल्ड अ डेडिकेटेड फूड प्रोसेसिंग हब इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो ये जो है इसमें वो लोग मैंगोज, बनानास, कोकोआ ऐसे क्रॉप्स पे काम करेंगे, इससे जैम्स, जूसेस, पैकेज फूड बनाएंगे। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ वो ये हब बनाएंगे और ये प्लान हो रहा है आपका गंगाधर नेल्लौर में इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। एंड इसमें क्या होगा, इससे आपका काफ़ी देखो कोल्ड स्टोरेज के नेटवर्क्स बेटर किए जाएंगे, एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश से UAE और 25 कंट्रियों में भी जिससे एक्सपोर्ट हो सके। नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड और महाप्रेड जो एक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया टू फंड एंड बिल्ड इको फ्रेंडली क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंडिया स्टार्टिंग विद महाराष्ट्र। ठीक है, सो नाबार्ड जो है वो एक्सपर्टाइज देगा इन फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट और महाप्रेड जो है वो आपका क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने का एक्सपीरियंस में हेल्प करेगी। तो आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए क्लीन एनर्जी लेकर आएंगे, वो बायोगैस एंड बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, कोल्ड स्टोरेज पर काम करेंगे फॉर विलेजेस। नेक्स्ट है द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एंड दी सेरिब्रल पाल्सी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने MOU साइन किया है कि जो जॉइंटली प्रिपेयर करेंगे फॉर इंडियाज़ ऑफिशियल बिड टू होस्ट द 2029 वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट
गेम्स, ठीक है। तो उन्होंने होस्ट सिटीज़ के 2 पोटेंशियल आपके कैंडिडेट चुने हैं, चेन्नई और भुवनेश्वर। एंड इस पीसीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 1992 में फाउंड हो गया था, हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। एंड ये जो है आपके पैरा स्पोर्ट्स जो हैं उसकी गवर्निंग बॉडी है इंडिया में, और करंटली इसके प्रेसिडेंट है देवेंद्र झरिया जी। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आप आज कह रहे होगे ना, अलग अलग बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं देखो इंडिया में हर चीज़ के। और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है मोहाली की, उन्होंने भी टीम अप किया है टू मेक इंडियाज़ होम ग्रोन 1.2 माइक्रोमीटर प्रोसेस डिज़ाइन किट अवेलेबल ऑन द ई चिप हब प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी 3 ईयर का एग्रीमेंट MOU साइन किया है टू मॉडर्नाइज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स इन इंडिया सिटीज़। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने IASV त्रिवेणी के क्रू को वेलकम बैक किया। ये देखिए इन्होंने अभी समुद्र प्रदक्षिणा कंप्लीट की है। तो ये क्या था, ये एक एक्सपेडिशन था, ऑल विमेन ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपेडिशन हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके 9 विमेन ऑफिसर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर को रिप्रेजेंट करते हुए इसमें गई हैं। और उन्होंने 314 डेज़ आपके समुद्र में बिताए हैं। 25,500 नॉटिकल माइल्स वो कवर करके आई हैं, मतलब बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। एंड इक्वेटर उन्होंने 2 बार कवर किया, इंटरनेशनल डेट लाइन, 4 ओशन, सब कुछ उन्होंने कवर किया, और अब वो मुंबई वापस आ चुकी हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेवी जो है, इन्होंने INS मालवान को कमीशन कर लिया है। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, और इसे कारवार नेवल बेस कर्नाटका में कमीशन किया गया है। ये फर्स्ट वॉरशिप है जो कारवार में कमीशन हुई है, और 7th वॉरशिप है जो इस साल नेवी इंडक्ट कर चुकी है। और मालवान आपका ना कोस्टल टाउन है महाराष्ट्र में, उसी के नाम पर इसे रखा गया है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है 80% इंडिजिनस मटेरियल से। नेक्स्ट है DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ कुशा। ये एक इंडिजीनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ओडिशा में इन्होंने टेस्ट किया है, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग एरियल थ्रेट्स, फाइटर जेट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, सबको ये देख सकती है, डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकती है। 100% होम ग्रोन है, सारे इसके जो कंपोनेंट्स हैं सब आपके इंडिया में बनाए गए हैं। और ये 3 टियर मिसाइल रेंज सिस्टम इसका रहेगा। M1 जो है 150 किलोमीटर का रेंज है, M2 जो है 250 किलोमीटर का रेंज है, M3 जो इसका वेरिएंट है उसका 350 to 400 किलोमीटर का रेंज रहेगा। नेक्स्ट है DRDO ने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो है इनका एक आर्म है, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस 350 kg थ्रस्ट क्लास एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन बनाया है, विद हैदराबाद बेस्ड आज़ाद इंजीनियरिंग एक्टिंग एज द मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर। नेक्स्ट है इंडियन ग्रैंड मास्टर्स S रोहित कृष्णा और राजा ऋत्विक जो हैं, उनको फर्स्ट और सेकंड स्पॉट मिला है एट द फर्स्ट एवर मेनूरिस इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप जो आपकी सेवोई फ्रांस में हुई है। तो विनर जो इसके रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट वो हमारे ग्रैंड मास्टर S रोहित कृष्णा जी रहे हैं, सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक जी, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं ग्रैंड मास्टर ओमेल्जा आर्टम जी जो यूक्रेन से हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ने देखो अभी अपना स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड, सोफी बड़ी फेमस इनकी रिपोर्ट होती है 2026 की, रिलीज़ की है। तो इसमें क्या है, उनके रिपोर्ट में आया है कि हंगर जो है वर्ल्ड हंगर वो 2025 में थोड़ी सी कम हुई है। देखो इस साल की रिपोर्ट है, यानी पिछले साल का डेटा होगा, है ना, ये बात याद रखा करो। चलो लेकिन अभी भी हमारे 2030 में SDG गोल है, आपको पता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, उसमें से सेकंड है कि हमें वर्ल्ड हंगर 2030 तक एंड करना है, लेकिन अभी भी वो बहुत दूर है। देन इसमें आपके रिपोर्ट में और क्या है कि 645 मिलियन पीपल जो हैं उनको 2025 में उन्होंने हंगर फेस की है, एंड यही आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन का 8.1% था 2024 में, 25 में वो 7.8%, थोड़ा घटा है 0.3, पर ऑब्वियसली हमें पूरा घटाना है। देन लेकिन 61 मिलियन मोर पीपल आर हंग्री टुडे कंपेयर टू बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक। देन इसके साथ साथ अफ्रीका जो है उसने एशिया को रिप्लेस कर दिया है एज द रीजन विद द हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल। इससे पहले एशिया होता था पर अब अफ्रीका है। और आपका देखिए अगर बेस्ट केस रिकवरी सिनेरियो भी है, ग्लोबल हंगर जो है 2030 तक 511 मिलियन तक ड्रॉप हो जाएगी, पर अभी भी हम उसको बिल्कुल एंड नहीं कर पाएंगे।
चलिए इंडिया का देख लेते हैं क्या उन्होंने कहा है। सो अंडर नरिश पीपल जो है वो कम है, उसमें गिरावट देखी गई है, 142.5 मिलियन है, 42% डिक्रीज दिखाया है हमने 20 साल में। देन कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट जो है वो आपकी इंडिया में $4.11 पर पर्सन पर डे है, एंड 520.1 मिलियन पीपल इंडिया जो है दे कैन नाउ अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीनियर IAS ऑफिसर अनुराग जैन जी को नए CEO बना दिया है ऑफ नीति आयोग। तो 2 साल के लिए वो बन गए हैं। उन्होंने निधि छिब्बर जी को रिप्लेस किया है, जिनके पास एडिशनल चार्ज था इसका। और जो आपके अनुराग जैन जी हैं वो 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर के। नेक्स्ट है, हरजीत सिंह गरेवाल जो हैं उन्होंने चार्ज ले लिया एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ फॉर 3 ईयर टर्म। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने उन्हें अपॉइंट किया है। इकबाल सिंह लालपुरा जी को उन्होंने रिप्लेस किया है। चलिए और क्या आपकी की अपॉइंटमेंट्स नहीं है, इसके साथ साथ वाइस चेयरपर्सन भी इस कमीशन के अपॉइंट किए गए हैं, एस मुनावारी बेगम। देन क्रिश्चियन कम्युनिटी मेंबर ग्लेन सूजा तिकलो जी को और पारसी कम्युनिटी मेंबर बेजीज दिसाई जी को अपॉइंट किया गया है। चलिए NCM के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एक ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। ये आपकी बाय स्टैट्यूट बाय लॉ बनी है, 1993 में बनी थी। आपका NCM एक्ट पास हुआ था 1992 में, बेसिकली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। इसमें 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का सेफ गार्ड करने के लिए कमीशन है, जिसमें आते हैं आपके मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। नेक्स्ट है, सिंगापुर बेस्ड DBS बैंक जो है उन्हें वर्ल्ड बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक का टाइटल मिला है एट 2026 ग्लोबल बैंक अवार्ड्स हॉस्टेड बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो DBS जो है फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन बैंक बना है जिसे ये अवार्ड मिला है। एंड ये जो है DBS, इसको सेफेस्ट बैंक इन एशिया का भी टाइटल मिला है फॉर 17 कंसेक्टिव ईयर्स से मिलता आ रहा है। देन आपका जो सिलेक्शन है, कौन डिसाइड करता है कि किसे अवार्ड मिलेगा, वो आपका बोर्ड होता है ग्लोबल फाइनेंस का, अलॉन्ग विद फीडबैक फ्रॉम ग्लोबल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स एंड एनालिस्ट, बैंकर्स वगैरह से वो लेते हैं। और मेजर विनर्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बेस्ट बैंक बना है संतंदर जो स्पेन का है। वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का, सो वेरी गुड। एंड देन वर्ल्ड्स बेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स बैंक बना है BBVA स्पेन का। वर्ल्ड बेस्ट फ्रंटियर मार्केट्स बैंक बना है इको बैंक फ्रॉम टोगो। एंड वर्ल्ड्स बेस्ट सब कस्टोडियन बैंक बना है CIBC मेलन कनाडा से। नेक्स्ट है, 8 ईयर ओल्ड इया क्रिश जो थिरुसूर केरला से हैं, वो यंगेस्ट एशियन बनी है टू समिट माउंट टॉबकाल। तो 8 साल की हैं वो सिर्फ। ये हाईएस्ट पीक है इन नॉर्थ अफ्रीका लोकेटेड इन मोरक्को। चलिए अपडेट्स देख लेते हैं आपकी। वर्ल्ड ब्रेन डे हर साल जुलाई 22 को बनाया जाता है। इस साल का थीम है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। तो यही दिन आपका क्यों चुना गया, क्योंकि जुलाई 22 1957 में आपकी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी बनी थी इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। इस दिन का क्या देखो पर्पज़ है कि आपकी ग्लोबल अवेयरनेस बनानी है ऑफ ब्रेन हेल्थ एंड टू ट्रीट एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देन इसको प्रपोज किसने किया था इस दिन को, पब्लिक अवेयरनेस एंड एडवोकेसी कमेटी जो है आपकी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, उन्होंने ही सितंबर 2013 में कहा था ऐसा कोई दिन होना चाहिए। देन फाइनली जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी थी, उनकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने इसे फेब 2014 में अप्रूव कर दिया था। नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे। ये भी हर साल आपका जुलाई 22 को ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देखिए हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। एंड इट्स अ सिंबल ऑफ यूनिटी, फ्रीडम, सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेटिक आइडल्स। चलिए इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली उसे अडॉप्ट किया था ऑन जुलाई 22 1947। देन आप डिज़ाइनर रेवोल्यूशन भी जान लेते हैं। तो आप पिंगाली वेंकैया जी का 1921 का स्वराज फ्लैग था, तो उसी के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है हमारा तिरंगा। एंड जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने बाद में सजेस्ट किया था कि जो आप ट्राई कलर है उसमें की स्पिनिंग व्हील जो है ना, ठीक है, आपको ही स्पिनिंग व्हील के साथ बनाना चाहिए, लेकिन उसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था विद 24 स्पोक नेवी ब्लू अशोका चक्रा। तो ये तो हम सब जानते हैं ना, अब अशोका चक्रा है उसमें 24 स्पोक। एंड इसे डिज़ाइन किसने किया था, आपके बहादुरुद्दीन त्याब जी ने।
नेक्स्ट है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ये हर साल आपका जुलाई 23 को मनाया जाता है। इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया जाता है इस दिन? क्योंकि ना आपका फर्स्ट ऑफिशियल रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था इंडिया का इस दिन, ठीक है। सो इसमें आपका फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट आपका जुलाई 23 1927 को हुआ था बाय अ प्राइवेट एंटिटी कॉल्ड इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी फ्रॉम इट्स बॉम्बे स्टेशन। बाद में ये जो थी ना IBC, इसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था एज द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इन 1930। और इसका फिर बाद में यही आपका क्या बना, ऑल इंडिया रेडियो, और इसमें आपका नाम आकाशवाणी रख दिया गया 1956 में। चलिए, इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस, ये आपका जुलाई 24 को हर साल मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन आपका इनकम टैक्स जो है एक्ट आया था, ये जो टैक्स का कॉन्सेप्ट आया था ऑन जुलाई 24 1860। एंड इसके जो है आपका इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो सबसे पहले ना इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले ही आ गया था ये, सर जेम्स विल्सन जो थे, फर्स्ट फाइनेंस मेंबर ऑफ ब्रिटिश वाइसरॉय काउंसिल, वो ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आए थे 1860 में, टू compensate for financial losses incurred during the revolt of 1857। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर जुलाई 24 को 2010 में एज इनकम टैक्स डे बना दिया टू सेलिब्रेट द 150th एनिवर्सरी ऑफ द सिस्टम्स क्रिएशन। चलिए, अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, बैंक PO की कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। बैंकर्स यूनिवर्सिटी के 2 कोर्सेज हैं, RBI ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम, अगर RBI की तैयारी कर रहे हो, बैंक PO की कर रहे हो तो बिगनर टू बैंकर कोर्स, ठीक है। कोई भी डिटेल इसकी चाहिए तो आप जाओगे अपने डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिल जाएंगे, लिंक पर देखिए आपको पूरे कोर्स का सब कुछ दिख जाएगा, उसमें क्या क्या है। उसके बावजूद भी अगर डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आपको नंबर भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स करेंगे, आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे।